10वीं कक्षा की विज्ञान विषय की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शैलेश, पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेखा भिवानी से। आज इस ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे अध्याय जैव परक्रम के बारे में। इस अध्याय में हम सीखेंगे जीवों में विभिन्न प्रक्रियाओं का विश्लेषण, जैसे श्वसन, उत्सर्जन आदि। जीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण व प्रक्रिया के दौरान होने वाली घटनाएं, स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण तथा उनमें अंतर क्या है। तो चलिए अध्याय की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे हम जैव परक्रम के बारे में। अब क्योंकि जैव परक्रम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक जैव और दूसरा है परक्रम। सबसे पहले हम समझेंगे जैव के बारे में और उसके बाद वो परक्रम क्या है, वो सारी चीजें। चलिए शुरुआत करते हैं। इस चित्र में आपको कुछ सजीव और कुछ निर्जीव वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। इन्हीं को आपको वर्गीकृत करना है जीवित और निर्जीव वस्तुओं में, और इसको आप बड़ा आसानी से वर्गीकृत कर सकते हैं। जैव चीजें जैसे गाय, बच्चा, कुत्ता आदि, और निर्जीव इनमें आप कुर्सी को, मेज को या टीवी को रख सकते हैं। परंतु क्या इसके पीछे भी कोई तर्क है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये सभी जैव वस्तुएं हैं। तो वो सारी वस्तुएं जिनमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि इस तरह की क्रियाएं होती हैं, वो सजीव कहलाती हैं, जैसे मनुष्य, पशु आदि। तो निर्जीव वस्तुएं, यहाँ पे जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी अजैव या निर्जीव वस्तुएं हैं। इनमें जीवन के लिए कोई भी आवश्यक कार्य संपन्न नहीं होता। तो प्लास्टिक, पत्थर, लकड़ी इत्यादि ये सारी वस्तुएं अजीव या निर्जीव अर्थात नॉन लिविंग वस्तुएं कहलाती हैं। तो यहाँ हमने सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में बात की और उनको वर्गीकृत किया। अब एक छोटा सा सवाल आपके लिए, तो चलिए हल कीजिए इसको। सवाल बड़ा ही आसान था, आपकी प्रतिक्रिया जरूरी थी। सही या गलत वो अब हम समझेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने सवाल था, निम्न में से किसे जीवित जीवों का विशेष गुण नहीं कहा जा सकता? जैसे सांस लेना, भोजन करना, प्रतिक्रिया देना या वृद्धि करना। तो इसका सही उत्तर है सी, प्रतिक्रिया देना। कैसे? क्योंकि सभी जीव सांस लेते हैं, वो भोजन भी करते हैं, वृद्धि भी करते हैं, परंतु प्रतिक्रिया देना कोई जरूरी नहीं है। जैसे कई बार आप कोई सवाल सुन के बैठ जाते हैं, उसका उत्तर नहीं देते, तो वहां पे प्रतिक्रिया है या नहीं है, तो वो जीव या निर्जीव को निर्धारित नहीं करती। तो इस आसान से प्रश्न से हमें जीवों को वर्गीकृत करने में और सहायता मिली। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। तो आपने जिस सवाल का उत्तर दिया वो था, निम्न में से किसे अजीव का उदाहरण नहीं कहा जा सकता? ध्यान से समझे, अजीव का उदाहरण नहीं है, अजीव नहीं है पर्वत, लकड़ी, वायु या मेंढक। अब इनमें से देखा जाए तो पर्वत भी निर्जीव है, लकड़ी भी निर्जीव है, वायु भी निर्जीव है, सिर्फ मेंढक है जो सजीव है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा मेंढक, क्योंकि वो अजीव का नहीं सजीव का उदाहरण है। हम यहाँ सजीव और निर्जीव की बात कर रहे हैं। तो क्या आपको 2020 का वो साल याद है जिसमें पूरे भारत में लॉकडाउन लगा था? वो लॉकडाउन क्यों लगा था? उसका कारण था कोरोना वायरस अर्थात कोरोना विषाणु। अब ये विषाणु क्या है? क्या ये सजीव है या निर्जीव? विषाणु के लिए थोड़ी सी दुविधा है, वो सजीव भी है और निर्जीव भी है। कैसे? ये सजीव कोशिका को संक्रमित करता है तो सजीव होता है, और खुले वातावरण में ये निर्जीव होता है, अर्थात यह दोनों ही गुण दिए हुए है। और यही कारण था कि लॉकडाउन लगाया गया, क्योंकि वायरस किसी भी वस्तु से चिपक के हमारे शरीर के अंदर आ सकता था। वस्तु से जब तक चिपका हुआ है वो निर्जीव है, और जैसे ही हमारे शरीर के अंदर एंट्री करता है वो सजीव हो जाता और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता, जिसके कारण मृत्यु तक हो सकती थी। उससे बचने के लिए ही ये लॉकडाउन था। तो सजीव और निर्जीव वस्तुओं को हमने वर्गीकृत किया, अर्थात जो जैव परक्रम का पहला हिस्सा जैव के बारे में हमने जानकारी ली। परंतु जैव परक्रम, अब यहाँ पे ये परक्रम क्या है, इसको समझने के लिए हम जैव चीजों के बारे में अगर बात करें तो हमने देखा कि जीवों को जीवित रहने के लिए उनकी ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार से जब वो भोजन करते हैं तो उसको विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों में तोड़ने के लिए और हर कोशिका तक
पहुंचाने के लिए उसको विशेष प्रकार के पदार्थों में तोड़ना बहुत जरूरी है। उस प्रक्रिया को हम यहाँ पे शोषण कहते हैं, जिससे वो वायु को ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं, और वो सारी प्रक्रियाएं। अब एक कोशिकीय जीवों की बात करें या सिर्फ एक ही कोशिका से हमारा शरीर बना हो तो ये काम बड़ा आसानी से हो जाता है, परंतु हमारा शरीर तो अनेकों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं है कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में हों, अर्थात वो भोजन ग्रहण कर सके, ऐसी भी स्थिति नहीं है। तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि पोषक तत्वों को विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाए। इन पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना ही वहन कहलाता है। हर कोशिका तक वहन से हमने पोषक तत्वों को पहुंचाया, और उनमें से आवश्यक पोषक तत्व लेने के बाद कुछ अपशिष्ट पदार्थ वहां पे बच जाते हैं, उनको भी उस कोशिका से बाहर निकालना होता है। और शरीर की बात करें, उससे भी बाहर निकालने के लिए उसकी आवश्यकता होती है, और यह प्रक्रिया कहलाती है उत्सर्जन। और ये सारी क्रियाएं मिलके परक्रम कहलाती हैं, और जब ये परक्रम जीवों में होते हैं तो बनता है जैव परक्रम। चलिए अब इनको भी बारी बारी से समझते हैं कि ये सारे परक्रम हमारे शरीर में कैसे होते हैं। शुरुआत करते हैं पोषण से। जब आप बाजार से कुछ वस्तुएं खरीद के लाते हैं, खाने का सामान खरीद के लाते हैं, तो आपने देखा होगा उनके पैकेट के ऊपर कुछ इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं, न्यूट्रिशन फैक्ट्स या न्यूट्रिशन वैल्यूज लिखी होती हैं। ये सब क्या है? क्या इनका पोषण से कुछ संबंध है? चलिए समझते हैं। पोषण है भोजन को ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण और शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग पोषण कहलाता है। अब यहां शब्द उपयोग हुआ अनुरक्षण। अनुरक्षण अर्थात शरीर के लिए जो आवश्यक क्रियाएं हैं वो लगातार चलती रहे और शरीर ठीक ठाक रहे, वो चाहे कोशिका का हो, किसी पौधे का हो या किसी भी जीवित वस्तु का। अब एक बात के ऊपर आपका ध्यान जा सकता है कि पोषण की शुरुआत भोजन को ग्रहण करने से होती है, और पोषण जीवों में होता है, और जीवों में तो पौधे भी होते हैं। तो क्या पौधे भी पोषण करते हैं? क्या वो भी भोजन करते हैं? और अगर वो भोजन करते हैं तो हमारे और उनके भोजन में क्या अंतर है? चलिए समझते हैं इस प्रक्रिया को। तो सबसे पहले विभिन्न प्रकार के जीवों में पोषण किस प्रकार होता है उसी को समझते हैं। पोषण को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। ये स्वपोषी पोषण क्या है और विषम पोषी पोषण क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले स्वपोषी पोषण। जब जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो भी भोजन यहाँ पे बन रहा है वो अजैव पदार्थों से बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अजैव है, पानी, सूर्य का प्रकाश, ये सब अजैव हैं, और उनकी सहायता से यहाँ पे भोजन का निर्माण हो रहा है, और ये प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। कैसे निर्माण होता है चलिए समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पौधा जिसकी जड़ें पानी में और पत्तियां या शाखाएं हवा के अंदर है, और ऊपर से सूर्य का प्रकाश। तो पौधा अपनी जड़ों से पानी लेता है और आवश्यक पोषक तत्व, और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और इस प्रकार से पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से यह उस अपना भोजन बनाता है और ऑक्सीजन को हवा में छोड़ता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन के साथ साथ ग्लूकोज का भी निर्माण होता है, और यही पूरी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे हरित लवक, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, उसकी सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मिट्टी से जल तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, और इस प्रकार से वो कार्बोहाइड्रेट शर्करा का निर्माण करते हैं, साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और वायुमंडल में छोड़ते हैं, जिसके कारण हम जीवित रह पाते हैं। तो यहाँ पे ये रासायनिक अभिक्रिया दिखाई गई है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 प्लस H2O, और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये ग्लूकोज, जो जिसको हम C6H12O6 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके साथ साथ ऑक्सीजन और पानी का निर्माण होता है। पानी वाष्पोत्सर्जन की सहायता से पत्तों द्वारा वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, गैस भी वायुमंडल में छोड़ी जाती है, और ग्लूकोज पौधे के अंदर रहता है। अब आपका एक सवाल मुझसे हो सकता है कि आपने कहा पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करती हैं, वो कैसे? चलिए उसको भी समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे पत्ती को देखते हैं। क्या आपने कभी पत्ते को ध्यान से देखा है, और खासकर बड़ा करके? नहीं देखा तो अगली बार देखने का प्रयास जरूर कीजिए, आपको कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देंगी।
ये सब क्या है? यहाँ पे एक पीपल का पत्ता आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जो ये भाग है ये मध्य सिरा है। यहाँ पे ये सिराएं हैं और ये जो हिस्सा है वो पर्णपटल अर्थात लीफ ब्लेड है। अब पत्ते की अनुप्रस्थ काट हम देखते हैं। अगर हम पत्ते को काटे तो हमें कुछ इस तरह का वो दिखाई देता है। यहाँ पे ये छोटी छोटी संरचनाएं बनी हुई हैं, ये सब क्या है? जब हम किसी भी कटे हुए पत्ते को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कुछ इस तरह की संरचनाएं हमें दिखाई देती हैं। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ लगातार गतियां भी हो रही हैं। ये सब क्या है? ये सूक्ष्मदर्शी द्वारा लिए गए चित्र हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब है क्या। तो देखिए यहाँ पे रंध्र बने हुए हैं, स्टोमेटापोर, रंध्र छिद्र, ये सब रंध्र थे। और ये क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, जो पत्ते के ऊपर आप सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो छोटे छोटे हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, यही क्लोरोप्लास्ट है। इनमें क्लोरोफिल होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान हमने देखा था कि पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्रकाश की उपस्थिति में वो उसको कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित करते हैं। ये कार्य करता है क्लोरोफिल, जो पत्ती के अंदर होता है हरे रंग का। इसी के कारण वो हरा रंग दिखाई देता है। और यहाँ पे जो ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर जो हरा रंग या छोटे छोटे बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्रों को चारों ओर से दो कोशिकाएं घेरे रहती हैं, जिन्हें द्वार कोशिका कहते हैं। ये कोशिकाएं रंध्रों के खुलने या बंद होने के लिए उत्तरदायी होती हैं। जब इन द्वार कोशिकाओं में जल अंदर की तरफ जाता है तब ये फूल जाती हैं, जिससे रंध्र खुल जाता है। और जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तब छिद्र बंद हो जाता है। रंध्र से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि होती है और यही जल वायुमंडल में वाष्प के रूप में जाता है और पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार का पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। अब विषमपोषी पोषण क्या है उसको भी समझते हैं। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जबकि भोजन के लिए वो दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर करते हैं। यहाँ पे आप इन दोनों खरगोश को देख सकते हैं जो कि पत्तियों को खा रहे हैं और यहाँ पे ये मेंढक को खा रहा है। अर्थात इनको अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार का पोषण ही विषमपोषी पोषण कहलाता है। विषमपोषी पोषण को भी हम अनेक प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे प्राणी संपोषण। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंतर्ग्रहण करते हैं और उनका पाचन शरीर के अंदर ही होता है। उदाहरण के लिए अमीबा और मानव। यहाँ पे आप अमीबा का उदाहरण देख सकते हैं और आप अपना स्वयं का उदाहरण भी यहाँ पे ले सकते हैं। और हम सब भी जो खाना खाते हैं उसका पाचन हमारे शरीर के अंदर होता है। तो यह पोषण कहलाया प्राणी संपोषण। अब है मृत जीवी पोषण। इसमें मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण फफूंदी या कवक, पुरानी ब्रेड या बासी रोटी, या इसके अलावा पेड़ पौधों के ऊपर आपने कई बार सफेद या हरे रंग के फफूंदी देखी होगी। और विषमपोषी पोषण के एक और प्रकार है परजीवी पोषण। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। उदाहरण जोंक, अमरबेल, जूं, फीताकर्मी, ये सब परजीवी पोषण के उदाहरण हैं। आपने देखा होगा कई पेड़ों के ऊपर अमरबेल लगी हुई होती है, या जो तालाब या नदी से जब पशु बाहर आता है तो कई बार उनके ऊपर चिपकी हुई मिलती हैं। ये सब अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। ये सब विषमपोषी पोषण के उदाहरण थे, जो कि जैव परक्रम के 4 परक्रमों में से एक पोषण को इंगित करते थे। बाकी 3 के बारे में भी अगले वीडियोस में हम सीखेंगे, परंतु इस अध्याय में जो अभी तक हमने सीखा है एक बार उसकी पुनरावृत्ति कर ली जाए। आज की इस ऑनलाइन क्लास में यहाँ तक हमने जीवों में पोषण व श्वसन क्रिया के बारे में पढ़ा। पोषण के प्रकार, जिसमें हमने स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण के बारे में सीखा। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस तरीके से संपूर्ण होती है उसके बारे में भी हमने जाना। उसके बाद हमने रंध्र और उसके कार्यों को जाना और क्लोरोप्लास्ट वहां पे क्या भूमिका निभाता है इसके बारे में भी हमने चर्चा की। उसके बाद हमने विषमपोषी पोषण के बारे में भी सीखा, जिसमें हमने प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण, और आगे के सभी महत्वपूर्ण बिंदु अगले वीडियो में। तब तक आप यहां पे दिए कुछ प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3। उम्मीद है कि आपने इन तीनों ही प्रश्नों को सही से हल कर लिया होगा। अगर फिर भी कोई त्रुटि रहती है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और उस त्रुटि को ठीक कर सकते हैं। और इस अध्याय के दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।